हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पनिशमेंट हॉल के मास्टर किन कियान लियू जू के वहां पर हारने के बाद जी जुन से कहते हैं तुमने क्योंकि इसको यहाँ पर हरा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स के स्कूल से निकालता हूँ। आज के बाद तुम हमारे स्काई स्वॉर्ड सेक्टर का हिस्सा नहीं हो। लियू जुन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहीं पर पीछे से आवाज आती है। शैनमो को भी होश आ जाती है। शैनमो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रदर जी जुन ने इन सभी को यहाँ पर करप्शन करते हुए देखा था। ये हम सभी लेबर के स्टूडेंट्स वालों से उनको महीने के जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उनमें से आधे क्रिस्टल्स मार रहे थे। इसी वजह से ब्रदर ने यहाँ पर हम सभी के लिए आवाज उठाई है, तुम इसे सजा नहीं दे सकते, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब तो यह है कि तुम सभी भी यहाँ पर करप्ट हो। जबकि जीजुन जल्दी से उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है शैनमो सिर्फ एक बच्चा है और इसे यहाँ पर आए हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए। और साथ ही वो शैनमो से कहता है शैनमो तुम इस सब मसले से दूर रहो, क्योंकि ये मसला बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। फिर साथ ही जीजुन शैनमो से कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त पहले कभी नहीं मिला। हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। स्काई स्वॉर्ड सेक्टर में मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तुम्हें यहीं पर स्काई स्वॉर्ड सेक्टर में रहना होगा और यहीं पर रहकर अपने आप को कल्टीवेट करना होगा और एक इंटरनल डिसाइपल बनना होगा। ये जो मास्टर कियान से कहता है अगर मैं यहाँ से ना जाना चाहूँ तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। मास्टर कियान जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ से ना जाना चाहो तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो ये जो उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये मास्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। वाकई में यहाँ पर सिर्फ मुझे उठाकर बाहर फेंकने वाला है, जहाँ पे ये मेरे ऊपर अटैक करके मुझे यहीं पर मार डालेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो मास्टर कियान जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त उसके पाँव बर्फ में जम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं। तो नीले बालों वाली लड़की उसे कहती है किन कियान हान तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो। हमने पनिशमेंट हॉल का लीडर क्या बना दिया, तुम यहाँ पर जिसे चाहे उसे सजा नहीं दे सकते। तुम्हारी हालत तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। जबकि उसके साथ ही एक सुरख बालों वाली छोटी लड़की होती है, वो उसे कहती है मास्टर कियान तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जबकि जीजुन उन दोनों लड़कियों को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है ये दोनों खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई हैं। मास्टर किन कियान उसे कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। नीले बालों वाली लड़की उसे कहती है मैंने कहा कि इस लड़के को जाने दो, अगर तुमने इसको सजा दी तो फिर मैं भी तुम्हें सजा दूंगी। कि उसके साथ जो छोटी लड़की होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको छोड़ दो तो इसको छोड़ दो। मास्टर कियान जल्दी से उसे लियू जू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं इस लड़की ने हमारे आउटर डिसाइपल के ऊपर अटैक किया है, तुम्हें पता है कि आउटर डिसाइपल को जख्मी करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ और इस लड़के को सजा दे रहा हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैंने ये सब कुछ यहाँ पर होते हुए देखा है। जब तुम यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट कर रहे थे और जब इस लड़के को सजा दे रहे थे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। कियान भी चुप हो जाती है और कहते हैं लगता है कि वाकई में इसने सब कुछ खुद देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों को सेंस क्यों नहीं कर पाया, आखिर ये कहाँ पर छुपी हुई थी। पिंक बालों वाली लड़की उसे कहती है तुम्हें मेरी बड़ी बहन के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, जैसा इसने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। मास्टर कियान हान अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनके पाँव जिस बर्फ के अंदर जमे होते हैं वो बर्फ टूट जाती है। कियान हान उनसे कहते हैं अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने से मना करता तो तुम लोग मेरा क्या कर लोगी। नीले बालों वाली लड़की जल्दी से अपनी आइस पावर को यूज करते हुए अपने पास से आइस की एक तलवार निकाल लेती है और उसे कहती है तुम दोबारा ऐसा कहना चाहोगे। मास्टर कियान उसकी तलवार को देखकर बहुत सा घबरा जाते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और अपने दोनों डिसाइपल से कहते हैं जाओ जाकर उस लियू जू को उठा लो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो दोनों ही जाते हैं और जाकर लियू जू को उठा लेते हैं। जैसे वो वहाँ पर लियू जू को उठाते हैं लियू जू कहता है क्या हम लोग बस यहाँ पर यही कुछ करने वाले हैं, क्या हम लोग यहाँ पर इनको और ज्यादा सजा नहीं देंगे। मास्टर कियान हान उसे कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस लड़के से तुम्हारी इस हालत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही वो जीजुन को सारी बातें कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जबकि वो पिंक बालों वाली लड़की जिसका नाम लिंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरी बड़ी बहन गुस्सा हो जाए। उसकी बहन उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इस तरह के लोग जो कि बहुत ज्यादा करप्ट हैं वो हमारे स्वॉर्ड सेक्टर से निकल जाएंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि इनकी करप्शन को देखेगा और इनको यहाँ से निकाल देगा। तो उनके वहाँ से चले जाने के बाद जीजुन फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर लेता है और जल्दी से उनके सामने बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है तुम दोनों खूबसूरत लड़कियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग यहाँ पर हीरो को बचाने के लिए आई हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को पे बैक करना चाहता हूँ। तो बड़ी बहन उसे कहती है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। जबकि लिंग उसे कहती है तुम यहाँ पर हमें कैसे पे बैक करने वाले हो, चलो जल्दी से बताओ। जीजुन उसे कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है तो मेरी जान बचाने के बदले में तुम्हें इनाम तो मिलना चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हें एक हक कर सकता हूँ। उसकी ये वाली बात सुनने के बाद लिंग उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त चपाट मारती है और कहती है तुम ठरकी कहीं के दफा हो जाओ यहाँ से। उसका थप्पड़ खाने के बाद जीजुन पीछे की तरफ गिर जाता है और उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, तुम्हें मेरी बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे इतने जोर से क्यों मार
मार दिया, तुम्हें पता है ना मैं पहले से काफी जख्मी हूँ। तो बड़ी बहन वहाँ पर जीजुन से कहती है तुम्हें इस बात को समझना होगा, बहुत ही जल्दी ये कियान हान वापस आएगा तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो इस बात को इतनी जल्दी नहीं भूलने वाला। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसकी टांगे पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मेरे साथ ही रहो, मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि वो मुझसे बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और मुझे अपनी जूनियर सिस्टर्स को घुमाने के लिए भी लेकर जाना है। लिंग उसे पीछे की तरफ खींच रही होती है और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी बड़ी बहन की टांग को छोड़ो। बड़ी बहन जीजुन से कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो कि तुम्हारी जान बचा सकता है। जीजुन उसे कहता है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि वो प्लान कौन सा है। वो उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हें बस प्रैक्टिस करना होगी और ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में ये भी कोई प्लान है। जबकि वो दोनों ही बहनें पीछे की तरफ मुड़ जाती है। लिंग अभी भी गुस्से के साथ कह रही होती है सिस्टर तुम्हें इसकी जान नहीं बचानी चाहिए थी, ये तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। जीजुन जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये प्रैक्टिस वाला प्लान काम करेगा, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो दोनों लड़कियां पीछे से गायब हो जाती है। जीजुन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है अब ये दोनों यहाँ से कहाँ पर गायब हो गई। फिर साथ ही वो वहीं से चिल्लाकर उसे कहता है मुझे तुम्हारे नाम के बारे में भी नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से गायब होने के बाद एक दूसरी जगह पर चली जाती है। तो लिंग अपनी बड़ी बहन से कहती है सीनियर सिस्टर तुम वहाँ पर जीजुन की हीलिंग एबिलिटीज को लेवल अप कर सकती थी अपनी एनर्जी को यूज करते हुए, लेकिन किन कियान हान वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तुम्हारा ऐसा करने से पहले ही वो जीजुन के ऊपर अटैक कर सकता था। उसकी बहन उसे कहती है ये केस बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। लिंग उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे वो लड़का कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो लड़का एक मीनियल डिसाइपल है, यानी कि वो एक लेबर स्टूडेंट है और एक लेबर स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि वो पनिशमेंट हॉल के लीडर के साथ फाइट कर सके। सीनियर सिस्टर उसे कहती है मुझे इस लड़के के अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट महसूस हुई, मुझे लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। लिंग कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल एक बेवकूफ है, इस तरह का एक बेवकूफ गधा कैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सीनियर सिस्टर उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो एक बेवकूफ है, मुझे तो वहाँ पर एक और टैलेंटेड बच्चा भी दिखाई दिया। लिंग हैरान होकर उससे कहती है सीनियर सिस्टर अब वहाँ पर दूसरा कौन था, मुझे तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसकी बहन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, वो बस चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ रही होती है मुझे बताओ ना कि वहाँ पर दूसरा कौन है। तो जीजुन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त शेनमो भागता हुआ उसके पास आता और कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम अभी तक ठीक और सही सलामत हो। जीजुन उसकी तरफ देखता और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, दो खूबसूरत लड़कियां अब ये भी यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर चली गयी और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शेनमो भी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है चलो शुक्र है कम से कम तुम्हें अपनी इंजरीज की तो फिक्र नहीं है, तुम ठीक हो। जीजुन शेनमो के कंधों पे हाथ रखता है और उसे कहता है शेनमो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने वहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक किया और मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाकर साबित कर दिया है कि तुम मेरे रियल ब्रदर हो। शेनमो से कहता है मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई बल्कि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से तुम मेरे सेवियर हो, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूर आगे बढ़ूंगा। जीजुन से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे अपना सेवियर कहने की जरूरत नहीं है और ना ही सीनियर जी कहने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आज के बाद हम दोनों आपस में भाई हैं। और फिर साथ ही वो अपने पास से क्रिस्टल निकालता और कहता है ये क्रिस्टल मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ, तुम इस क्रिस्टल को ले लो। शेनमो भी ये क्रिस्टल देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक एवरेज ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है, क्या वाकई में ये स्टोन तुम मुझे देने वाले हो। साथ ही वो उसके हाथ को पीछे की तरफ झटक देता और कहता है नहीं ये स्टोन मुझे नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, तुमसे इस स्टोन को कैसे ले सकता हूँ क्योंकि ये लो ग्रेड के 100 क्रिस्टल्स के बराबर है। जैसे ही शेनमो उसके हाथ को पीछे की तरफ हटाता है जीजुन का हाथ उसी के मुंह पर लगता है और उसके नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो गुस्से के साथ उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि इस क्रिस्टल को तुम ले लो, तो चुपचाप इस क्रिस्टल को ले लो। जीजुन ने अभी इस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ा होता है कि उसी वक्त वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जीजुन भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या, इस क्रिस्टल के अंदर से इतनी सारी एनर्जी क्यों निकल रही है, मैं तो इस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन नहीं करना चाहता, तो फिर मेरे हाथ में ये रिफाइन क्यों हो रही है। उसी वक्त उसे दिखाई देता है कि शेनमो की बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जी जा रही होती है। जीजुन मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीजुन उसे कहता है शेनमो तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, सारी एनर्जी तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। शेनमो भी हैरान होकर उसे कहता है ब्रदर यहाँ पर क्या हो रहा है। जीजुन उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्रिस्टल की सारी स्पिरिट पावर ये खुद ब खुद तुम्हारी बॉडी की तरफ जा रही है, तुम्हें यहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठना होगा और इस क्रिस्टल की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। शेनमो उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर बैठ जाता है उस क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। कुछ ही सेकंड में वो सारे के सारे क्रिस्टल की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जीजुन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक एवरेज ग्रेड का क्रिस्टल था और इसने बहुत ही जल्दी इस क्रिस्टल की सारी एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, ये लड़का तो एक बहुत बड़ा जीनियस है। जीजुन भी अपनी आंखें खोलता और कहता है मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। जीजुन से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो शेनमो, आज के बाद तुम भी एक बहुत ही हाई कल्टीवेशन वाले कल्टीवेटर बनने वाले हो, हम दोनों एक साथ ही राइजिंग वॉरियर्स बनेंगे, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मेरी तरह एक बहुत बड़े जीनियस हो, हम
दोनों ही एक जीनियस हैं। शेनमो से कहता है तो ब्रदर क्या मैं तुम्हारी तरह बन सकता हूँ? जी जुन से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी तरह बन सकते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और एक दिन तुम बिल्कुल मेरी तरह बन जाओगे। उसी वक्त उन्हें बेल के बजने की आवाज आती है। शेनमो कहता है ये अचानक से बेल क्यों बज रही है? जी जुन से कहता है ये बेल तो उस वक्त बजाई जाती है जब एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं। पता है कि ये बेल बजाई जा रही है ताकि सारे के सारे लेबर स्टूडेंट्स को एग्जाम की जगह पर पहुंचने के लिए नोटिफाई किया जा सके। शेनमो से कहता है लेकिन एग्जाम में तो अभी आधा महीना बाकी है, इतनी अचानक से ये एग्जाम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? जी जुन से कहता है मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने एग्जाम जल्दी लेने का फैसला किया होगा, चलो जल्दी से वहाँ पर जाकर टेस्ट देते हैं क्योंकि हमें इस बार टेस्ट को पास करके आउटर डिसाइपल बनना है। मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा, मैं जल्दी से वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो वो दोनों ही वहाँ पर टांजू पीक की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं ताकि वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सके। जी जुन से कहता है बहुत ही जल्दी हम दोनों राइजिंग वॉरियर्स बनने वाले हैं और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।